हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। आपको पता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, मुकदमा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो 498A 125 जो मेंटेनेंस का केस होता है, इसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दाखिल करा दिया जाता है। जैसे ही सेक्शन 12 डीवी एक्ट में केस फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा जो भी अपोजिट पार्टी ससुराल पक्ष के लोग होते हैं उनको नोटिस जारी कर दिया जाता है। एक मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसमें कई तरीके के टेक्निकल सवाल उठाए जाते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेक्शन 12 के अंतर्गत जो कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होती है, क्या उसको सेक्शन 2D CRPC के तहत एक क्रिमिनल कंप्लेंट माना जाएगा। यह सवाल भी उठाया गया कि मजिस्ट्रेट की न्यायालय जो नोटिस जारी करती है सेक्शन 12 DV एक्ट का केस दाखिल होने के बाद अपोजिट पार्टीज को, क्या उस नोटिस को CRPC की धारा 61 के तहत सम्मन माना जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अभियुक्तों को न्यायालय के द्वारा जो सम्मन जारी किया जाता है वो सेक्शन 61 CRPC के तहत जारी किया जाता है। तो क्या डीवी एक्ट के तहत जो नोटिस जारी की जाती है उसको सेक्शन 61 CRPC के तहत सम्मन माना जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि जैसा कि 2D CRPC के तहत जो कंप्लेंट कोर्ट में दाखिल होती है, जो कंप्लेंट केस के चलाने के लिए होती है, तो कंप्लेंट दाखिल होने के बाद सेक्शन 200 CRPC के तहत कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट होता है, इसके बाद 202 CRPC के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं। तो यह सवाल उठाया गया कि डीबी एक्ट के मामले में भी सेक्शन 200 और 202 CRPC के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने चाहिए। इस तरीके से कई सवाल उठाए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जैसा कि क्रिमिनल कंप्लेंट में सेक्शन 204 CRPC के तहत सम्मन जारी किया जाता है, तो सेक्शन 12 डीवी एक्ट में जो मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करता है वो किस सेक्शन के तहत जारी करता है, क्या वो भी सेक्शन 204 CRPC के तहत जारी किया जाता है। आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालों के बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि कानून क्या कहता है, और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट जो केस गया उसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया गया इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत ही एजुकेशनल और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहिए आखिर तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल और आपको बता दूं, जिस सवाल पे चर्चा की गई कि जब सेक्शन 12 डीवी एक्ट के तहत कोई मामला कोर्ट में दाखिल होता है, तो जिस तरीके से क्रिमिनल कंप्लेंट जो 2D CRPC में दाखिल होती है उसमें सेक्शन 191A CRPC के तहत मजिस्ट्रेट की न्यायालय कॉग्निजेंस लेती है, तो क्या सेक्शन 12 डीवी एक्ट के मामले में भी मजिस्ट्रेट की न्यायालय सेक्शन 191A CRPC के तहत कॉग्निजेंस लेती है या किसी और धारा के तहत कॉग्निजेंस लेती है। इन सारी बातों पे बात होनी है। साथियों, सबसे पहले ब्रीफ में हम केस के फैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। एक महिला के द्वारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते डीवी एक्ट की एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष सेक्शन 12 के तहत। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे डीवी एक्ट का मामला फाइल होता है, मजिस्ट्रेट की नोटिस जारी कर देती है। तो इस मामले में भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ससुराल के सारे लोगों को जिनको अपोजिट पार्टी बनाया गया था नोटिस जारी कर दी गई और हाजिर होने के लिए उसमें एक डेट दे दी गई। मजिस्ट्रेट के द्वारा उस नोटिस जारी करने के ऑर्डर के खिलाफ हस्बैंड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 482 CRPC के तहत एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट दाखिल कर दी। केस था अमरदीप सोनकर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है, 482 नंबर 8732/2024। ये दाखिल कर दिया जाता है और ये सारे सवाल उठाए जाते हैं इस 482 में, जिन सवालों को मैंने आपको इससे पहले बताया। और यह कहा जाता है कि चूंकि इस मामले को भी CRPC के तहत जो प्रक्रिया है
उसी के अनुसार चलाना चाहिए। और सीआरपीसी में प्रक्रिया है कि कोई भी कंप्लेंट कोर्ट में दाखिल होती है तो पहले सेक्शन 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है कंप्लेनेंट का, फिर 202 सीआरपीसी के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत सम्मन जारी करने का ऑर्डर किया जाता है। अदरवाइज सेक्शन 203 सीआरपीसी के तहत उस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। तो कहा जाता है कोर्ट में हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा कि इस मामले में सीआरपीसी में जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है उसको एडॉप्ट नहीं किया गया। ना तो धारा 200 सीआरपीसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, ना धारा 202 सीआरपीसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। लिहाजा यह पूरी कार्रवाई इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है और इंटायर प्रोसीडिंग को जो सेक्शन 12 डीवी एक्ट के तहत कोर्ट में फाइल की गई थी उसको क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं साथियों कि हाईकोर्ट में क्या होता है और हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। साथियों, हाईकोर्ट के समक्ष जो सबसे पहला सवाल था कि सेक्शन 12 डीवी एक्ट के मामले को क्या सेक्शन 2D सीआरपीसी के तहत जो परिवाद कंप्लेंट दाखिल की जाती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, क्या इस सेक्शन 12 के मामले को भी कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा। कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बनने के पूरी कहानी, इसके मकसद, इसके उद्देश्य को डिस्कस किया जाता है और यह कहा जाता है कि यह एक सोशल लॉ है, यह एक सिविल रिलीफ, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून लाया गया है। और इस कानून को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिस्कशन किया गया था। घरों के अंदर, खासतौर से भारत में, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत होती हैं। तो ये नागरिकों के जो नागरिक अधिकार होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया था। और इसको 2D सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट नहीं माना जा सकता। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 डीवी एक्ट इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस। यह कहा जाता है कि सेक्शन 12 की जो कंप्लेंट फाइल होती है वो किसी ऑफेंस में संज्ञान लेना नहीं होता, बल्कि सिंपली डीलिंग विद एन एप्लीकेशन फॉर सिविल रिलीफ। सिविल रिलीफ के लिए एक एप्लीकेशन को डील किया जाता है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि सेक्शन 12 डीवी एक्ट के तहत जो मामला दाखिल होता है वो एक कंप्लेंट नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन है। अब सवाल उठता है कि जो नोटिस जारी की जाती है डीवी एक्ट का फाइल होने के बाद, क्या वो सेक्शन 61 के तहत सम्मन माना जाएगा। इस संबंध में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 12 डीवी एक्ट का जो में नोटिस जारी करने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो रिस्पोंडेंट को धारा 18, 19, 20, 21, 22 डीवी एक्ट के अंतर्गत जो आदेश पारित होता है, आदेश पारित होने से पूर्व रिस्पोंडेंट को सुनवाई का अवसर देना है। हाँ दोस्तों, सिर्फ इसलिए नोटिस जारी होती है कि अपोजिट पार्टी को भी इस मामले में सुना जाए, उनको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए कोई आदेश पारित करने से पूर्व। फाइनली दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा यह माना जाता है कि यह एक सिविल नेचर की प्रोसीडिंग है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है। एक केस था एस.एल. नारायण राव वर्सेज ईश्वर लाल भगवान दास, उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग्स के डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा की गई थी। दूसरा केस कोनप्पा रेड्डी नुक्ला शंका बालाजी वर्सेज कोनप्पा रेड्डी स्वर्ण कुमार, पूरी डिटेल, बड़ा टेक्निकल नेम है, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इन दोनों केसेस का जिक्र किया जाता है। दूसरे वाले केस में यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 12 डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग है वो सिविल नेचर की है। फाइनली कहा जाता है कि सिर्फ सेक्शन 31 और 32 को छोड़कर वायलेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर, जहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन होता है, उसको छोड़कर बाकी सारी जो रिलीफ है 18, 19, 20, 21, 22 डीवी एक्ट में, वो सब सिविल नेचर की रिलीफ है। अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 18 से 22 के बीच में ऑर्डर हो गया उस ऑर्डर को नहीं मानता, उस पे कोर्ट जरूर सेक्शन 31 के तहत, 32 के तहत कॉग्निजेंस से लेगी और उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो फाइनली दोस्तों,
इस मामले में यह निकल करके आया कि डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग सिविल नेचर की प्रोसीडिंग है, इसको 2D सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट नहीं माना जा सकता। इसमें जो नोटिस जारी की जाती है उसको 61 सीआरपीसी के तहत सम्मन नहीं माना जा सकता। और 191 सीआरपीसी के तहत 191A के तहत जो कॉग्निजेंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा क्रिमिनल कंप्लेंट में, तो डीवी एक्ट में भी कॉग्निजेंस लेना नहीं माना जाएगा। सिर्फ सिविल रिलीफ के लिए एक एप्लीकेशन को डील किया जाना माना जाएगा। यह थी दोस्तों एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप इस जजमेंट तक कहां तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ और कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।